Daha Puşamkini veriyorum. Daha Puşamkini veriyorum. पिशाब जो है पिशाब भी घट आ जाता है थोड़ा 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 ये पिशाब तो घट गला जरा गला टिक दे सुन गला टिक दे क्या हो वो भी खाए बस यार ये भी चाहिए हाँ वो तो ना दे दिया लोग Namaak थोड़ा नमक बड़ा वेस्ट बिस्कुट ये खाओ ये तो ये वाला पिशाब ना थोड़ा सहन करे सो बात कर दे वो तो गाड़ी बिना सब
तेरा क्या सुन क्या मुझे खान लिया तो दे मैं जो खाता ना तो मैं तो that's right yeah ने ठीक ही था ना जी सुनने के बाद वहां पे सीटी हो गई मुझे कितना आप आगे रात और कौन है ना सीधे जो पाए ये तो बात आ गया गाड़ी में हाँ जी दो काफी पंजाब जी पंजाबियों की जे अपन ने यार दे दो वाल कुत्ते बैठे तो फल चक्रा भाई खा के चक्कर है भाई ये तो वो खत्म कर ली क्या होने दे हले भी खत्म निकले तू चिकन को ये देखो खा जाए तो ये खाओ बले जाए कैसे भी मैं दो दिन बस फिर ये क्या वो बल पैसा दे और सब्जी वजन ज्यादा कबाब कबाब में सर में कबाब ज्यादा पकाना नहीं आता दफा दे दूंगा
ठीक है अपने सिटी स्कैन हो एक्सरे हो एक्सरे सिटी स्कैन हो कलर दर्द कदा नहीं दर्द मशीन भी लगी है तो पता होगा Vamos a proceder de coro. Se interessa na mesa, sabe? Nossa, emergency. Tenta fazer. Para que lo tentar como cuidado, cuidado.
गुलाबी गोली खा दिया तो हमने खा रहा है तो अंतर नहीं खा रहा है कोशिश कर रहा है मैं सर्च कर रही हूँ Today, we are starting our another 134th webinar, continuous webinar, weekly webinar, and very important topic on the malaria. And today, inshallah, we will learn the new guideline of the malaria and what is the malaria and what is the nature of both mosquitoes and fleas and Aedes aegyptis. And very important, our two speakers, one of the speaker is from WHO and the other is our director CDC, Dr. Abdul Jabbar. Very kindful to you people because you are too busy and you gave the time on my request. So first of all, I will request before starting today's session, this is the webinar of the Pakistan PMA and with collaboration of Pakistan Society of Physiology, Pakistan Asian Society of Physiology, Pakistan Association of Pathologists and Women Medical Associations. And over to you, Professor Rashid Mahmood Saab, to start today's session with the name of Allah, the Holy Quran, recitation of our Holy Quran. Over to you. Jazakallah sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ये सूरतुल बकरा है, उसकी आयत नंबर 26 है, उसका मफहूम तर्जुमा है, अल्लाह इस बात से आग नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन है वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इन्हीं मिसालों से खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह उन्हीं को करता है जो कि नाफरमान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
Thank you very much. We have today's three very, very important persons. One is the professor, one is the Dr. Abdul Jabbar, Director CDC, and other is our WHO special technical experts in Punjab, and Dr. Asif, who is a renowned entomologist. And first of all, I will request Dr. Irfan Saab, over to you to share your presentation, and I hope you all note the your questions, and at the end you can ask the question, very important question that I have written to you, कि आपने ये ज़रूर पूछना है कि जनाब क्या हम अपने घर में एक मच्छर को बड़े किस तरीके से नकारा कर सकते हैं। एक बात, और दूसरा ये कि एक स्टोरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब आपको कहेंगे, बताएंगे कि पंजाब में किस तरीके से इन्होंने मलेरिया के खिलाफ काम किया और मलेरिया किस सिचुएशन पे है, और WHO की क्या नई वो है। ओवर टू यू, गाइडलाइन है। ओवर टू यू डॉक्टर इरफान साहब। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर इरफान, मौजूद तो हैं डॉक्टर इरफान? जी इरफान, डॉक्टर इरफान जी, जी आप शेयर करें प्रेजेंटेशन। डॉक्टर इरफान अपने आप को अनम्यूट भी कर दीजिए। अभी उन्होंने आवाज दी थी, आवाज। जी जी डॉक्टर इरफान साहब। जी सर, सॉरी वो देयर वाज सम कोई बात, कोई नो बात, कोई बात, जी कोई सर। बात। ये तो ऑनलाइन इशू होते हैं ना। अगर इशू है तो मैं जब्बार साहब को कहूँ? नहीं नहीं सर, आई कैन स्टार्ट, नो आई कैन स्टार्ट। जी जी, आगे शेयर हो गई। हाँ बिल्कुल, गुड। Bismillahirrahmanirrahim, sir. On behalf of the WHO Office Punjab, I first of all like thanks to Professor Mulazim and Bukhari Sahab and his whole team for managing this very important session. And this session is continuity of one of the few policy dialogue and agenda item going on. And also I am thankful for the director CDC, Dr. Abdul Jabbar Sahab, and IPH team and the entomologist team, Mr. Asif, and all the distinguished guests who have spared this time at a very short notice and on for the Sunday. I will like to be very brief. I will share all my material in the chat box so that in order to save time and people can review it, and whatever the any queries required, my contact number is with Professor Mulazim and Bukhari Sahab. I will also leave the email there. And the purpose is I will present in two parts. The first is what are the issues, challenges going on with context to the malaria, and for the eye opening. And next to that, I will give a brief history of malaria program, its key achievements, what has been done, and what is the way forward, the most important, and what are the decisions on the last policy dialogue and recommendations by the Professor Mulazim and Bukhari Sahab, Dean IPH, and the Director CDC, so that we can make this activity more fruitful and for the audience, so, in a way that to serve the humanity. The prime purpose of all this activity is to reduce the morbidity and mortality related to the malaria, and everyone knows that malaria is preventable. इरफान उर्दू में रखें, उर्दू में रखें, क्योंकि फिर बाद में हमारी लोग लेमैन भी जो होंगे ना वो भी सुन सके। उर्दू में कोशिश करें। Sure, sir. Thank you, sir. So जो मेरा आज का एजेंडा आइटम है उसको मैंने 2-3 हिस्सों में रखा है कि मलेरिया पंजाब से रिलेटेड क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं, उसको मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा। प्रेजेंटेशन में चैट बोर्ड में ऐड कर दूंगा। उसके बाद पंजाब की अचीवमेंट्स, क्या कैसे प्रोग्राम ने इवॉल्व किया, क्या क्या अचीव कर लिया और आगे वे फॉरवर्ड क्या है, और तीसरा जो कुछ डिसीजंस हैं उस पर फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर मुलाजिम साहब से कि वो किस तरह देखते हैं डीन आईपीएच और आईपीएच की टीम के साथ कि किस तरह आगे वे फॉरवर्ड। तो अगर आप देखें तो केस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है
उसके अंदर डॉक्टर इरफान आवाज बहुत कम है, अगर थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं तो। डॉक्टर ओके इरफान आवाज कम आ रही है, जरा माइक को आगे कर दें, आवाज बहुत कम आ रही है। सर 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। जी सर, आप इस तरह जी 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 ठीक है, अब इतना आवाज। आप ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। सो केस मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट पिलर्स। मैंने जो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है चैट बॉक्स के अंदर, दिस इज पाकिस्तान की जो मलेरिया स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है, जो 2020 से 2035 तक पे जो है वो उसकी ड्यूरेशन है। और इसको बनाने में डायरेक्टरेट और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ने डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल असिस्टेंस ली है। और आप देख सकते हैं कि इसको कंपाइल करने में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और लोकल एक्सपर्ट्स और प्रोविंशियल एक्सपर्ट्स की बहुत सारा एफर्ट दरकार है। और इस फोरम के थ्रू हम चाहते हैं कि ये जो मलेरिया की एलिमिनेशन स्ट्रेटजी या मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छे तरीके से हो और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस तक इसकी आगाही हो सके। तो एक एजेंडा आइटम ये है कि आपको पता ही है कि प्रिवेंशन की बात हो रही है। आज का टॉपिक है कि मलेरिया से हम कैसे फ्री हो सकते हैं। अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली जो है डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस, और अर्ली जो है वो कंट्रोल होता है। ये पब्लिक हेल्थ का बड़ा बेसिक सा टूल है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोफेशनल्स तक, जो हमारे फील्ड में हैं, उन तक जब इम्प्लीमेंट नहीं होती, ट्रू फॉर्म में पहुंचती नहीं, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जैसे डायग्नोसिस के चैलेंजेस आते हैं, टेस्टिंग गाइडलाइंस, बहुत से पेशेंट जो हैं उनको मेडिकेशन दी जा रही है लेकिन मलेरिया का टेस्ट नहीं हो रहा। और स्टडीज अवेलेबल नहीं है ड्रग रेजिस्टेंस पे, इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन है और नॉन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग है। साथ साथ इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी रिकमेंडेशंस में आप डाल दिए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग्स बहुत बड़ा पार्ट है, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने ये फोरम बनाया ऑनलाइन ट्रेनिंग का, इसको किस तरह मोर फ्रूटफुल हो जाता है। डीन आईपीएच जो है हमारी और उनकी टीम, जो डॉक्टर आसिफ साहब हैं, वो उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए हैं कि इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन और रियल टाइम में किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और डब्ल्यूएचओ इसमें टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके बाद आप देखें कि हमारे यहाँ जो अवेयरनेस का बड़ा इशू है, कम्युनिटी अवेयरनेस और एडवोकेसी के चैलेंजेस जो है। एडवोकेसी हमारी जो है पॉलिसी लेवल पे, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जो की पोजीशंस पे टेक्नोक्रेट्स हैं। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी अवेयरनेस है, उसके ऊपर भी, जिस तरह मच्छर की बात की कि उसके ऊपर अभी तक हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि किस तरह मॉस्किटो बाइट से किस तरह प्रिवेंट करना है, अपने घरों को किस तरह सेव करना है। जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं, डेंगू की बात इसलिए की जाती है कि डेंगू के ऊपर एक बड़ा रोबस्ट पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। और मलेरिया एक अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर मलेरिया एक कंट्रोल फेज की है, अंदर है। और अगर हम एलिमिनेशन स्ट्रेटजी ले जाते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है, तो इस पे हम काफ़ी अचीव कर सकते हैं। डायग्नोसिस हमारा बहुत इशू है, इसलिए कि टेस्टिंग कम है, टेस्ट लिखे कम जाते हैं, प्रोफेशनल से हमें रिक्वेस्ट होती है। माइक्रोस्कोपी फील्ड में बहुत जगहों पे अवेलेबल है, आपको रैपिड टेस्टिंग भी अवेलेबल है, डायरेक्टर सीडीसी भी इसमें ऐड अप करेंगे। और सर्वेलेंस को हम मज़ीद जो है वो हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सर्वेलेंस स्ट्रेंथ करने के लिए जो मेन की पिलर हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके क्लिनिकल केस कैन मैनेजमेंट गाइडलाइन। जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट है, अगर वो सस्पेक्ट ठीक करेंगे, टेस्ट ठीक करेंगे, तो डायग्नोसिस ठीक आएगा, तो फिर डिजीज की प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर काम हो सकता है। और एपीआई जो है पंजाब का एक सक्सेस स्टोरी है। और अगर आप देखें तो ये लेस देन 2 है। और पंजाब जो है, इट इज़ द ओनली प्रोविंस इन पाकिस्तान, अगर वो अपनी मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करता है अलॉन्ग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, तो पंजाब कैन बी सक्सेस स्टोरी, जिसको डब्ल्यूएचओ मलेरिया फ्री प्री एलिमिनेशन फेज से एलिमिनेशन फेज में जा सकते हैं हम। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें जो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम एक चाहिए, लैब का नेटवर्क चाहिए। पहले हमारे पास आईपीएच के साथ एनएमआरटी नेशनल लेवल पे जो है वो मलेरिया की जो है वो एक साइट थी, टेस्टिंग साइट। आसिफ साहब पे मैं छोड़ूंगा कि वो इस पे बताएं और हमें
इस वक्त जो है वो NMRT का प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। वन हेल्थ अप्रोच पे अभी डायरेक्टर CDC ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कराई, जिसके अंदर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, आपके लाइन डिपार्टमेंट्स और इसके अलावा लाइफ स्टॉक और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनका साथ होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पेरिफेरी लेवल पे डिजीज सर्वेलेंस का, क्लिनिकल केस मैनेजमेंट का स्ट्रेंथन होना बड़ा ज़रूरी है। और क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस रिवाइज होने जा रही है नेशनल लेवल पे, और उन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, फील्ड वर्कर की लॉजिस्टिक्स, और इसी तरह CDC स्टाफ जो है हमारा उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी चैट बॉक्स में छोड़ दूंगा। सर मेरे पास टाइम है अभी 5 मिनट, या शुड आई गो क्विकली? है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। तो जी सर, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? जी जी, डॉक्यूमेंट ठीक नजर आ रहा है। मलेरिया अपडेट्स, हाउ टू मेक पाकिस्तान मलेरिया फ्री। जी सर, इसमें मैंने कोशिश की है कि मलेरिया की जो की अचीवमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसको मैं थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू कर देता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट मैं ऑडियंस के लिए छोड़ भी दूंगा। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है। इरफान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी सर। जी सर, मलेरिया इन पाकिस्तान जो है, अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1950 के अंदर, और 1960 से लेके फिर द सपोर्ट ऑफ WHO, USAID, वर्ल्ड बैंक, इसके बहुत से टारगेट अचीव किए गए। और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मलेरिया वेक्टर अगेंस्ट DTT इन अर्ली 70s पे काम हुआ। हाई इंसिडेंस ऑफ मलेरिया था। 5 ईयर नेशनल प्रोग्राम आइडेंटिफाई 1975, फिर 1977, और फिर 2000 के अंदर मलेरिया रोल बैक इनिशिएटिव काम हुआ। और 2017 से पहले जो है वो रोल बैक मलेरिया और प्रोग्राम के जरिए थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप फंडेड था। और इस वक्त जो हमारा CDC प्रोग्राम है बेसिकली वो बेस करता है जो हमारा रोल बैक मलेरिया प्रोग्राम था उसके ऊपर। और अब जो CDC सुपरवाइजर हैं वो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डिपेंड करता है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट बना, और उसके बाद फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज डेवलप हुई, और अब हमारे डिपार्टमेंट का नाम हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है। तो ये जो बड़ी बड़ी की एक्टिविटीज थी, तो इरफान, आपकी आवाज गुम हो गई। 1 मिनट सर। जी सर, अब आ रही है? अब आ रही। जी सर। तो हमारे पास जो की स्ट्रेटजीज हैं, एक्टिव केस डिटेक्शन है सर, पैसिव केस डिटेक्शन है, और एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स का मैंने बताया कि 2018 से लेके 2020 तक हम लोएस्ट पे रहे। 21, 22, 23 के अंदर फिर क्लाइमेटिक चेंज और हमारे फ्लड्स आए, उसकी वजह से आउटब्रेक रिपोर्ट हुई। स्टिल दैट पंजाब गवर्नमेंट और उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मलेरिया की जो सिचुएशन को और आउटब्रेक्स को रिस्पॉन्स किया। 18वीं तरमीम के बाद जो है आपको पता ही है सर के जो है हेल्थ जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनने की वजह से जो प्रोग्राम बहुत सारे जिनके चैलेंजेस बढ़े और अफेक्ट हुए, उनमें मलेरिया एक बड़ा अहम प्रोग्राम है। मलेरिया के ऊपर स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए 2015 से 2020 तक, फिर 2025, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक मलेरिया का स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट वो शेयर किया है लिंक के अंदर। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब पंजाब गवर्नमेंट को
मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। और पंजाब के पास अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस ये है कि डेंगी और डेंगी से साथ वेक्टर बॉर्न इंटीग्रेटेड वेक्टर बॉर्न एक्टिविटीज़ के ऊपर पंजाब इज़ द रोल मॉडल, एंड पंजाब इज़ द यू कैन से इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स और लाइन डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो कमिंग टू जो है इसके वे फॉरवर्ड में जो हमारी सर लास्ट डिस्कशन ये हुई थी कि इस फोरम से हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, और डीन आईपीएच और डायरेक्टर सीटीसी को जो सपोर्ट चाहिए, तो जो ही ये क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो रिवाइज होने जा रही हैं नेशनल लेवल पे, जिसमें पंजाब की भी पार्टिसिपेंट जाएंगे, और उसके बाद उन गाइडलाइंस का ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, उसके लिए मैडम डीन आईपीएच की ये सजेशन थी कि दिस फोरम कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, और उसके अंदर पीएचडीसी और हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें देखा ही गया है कि रिवाइज ट्रीटमेंट क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस की सर्टिफिकेशन और उनकी फिर इम्प्लीमेंटेशन बड़े चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द अर्ली प्रिवेंशन। तो जब आपकी क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट नहीं होगी, आप सस्पेक्ट नहीं करेंगे और टेस्ट नहीं करेंगे, तो आप फिर कंफर्म नहीं करेंगे, तो फिर आप मलेरिया एलिमिनेशन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग का कंपोनेंट है, जो स्टार्ट है, वो बेस करता है सारी स्ट्रेटेजी पे। बाकी जितने भी स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं जिसको डायरेक्टर सीडीसी साहब फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे, और आसिफ साहब, जो वेक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो तभी स्टार्ट होगा जब डिजीज सर्वेलेंस हमारी बड़ी रोबस्ट और स्ट्रेंथनिंग होगी उसकी, और जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो वेल इम्पॉर्टेंट होगी। सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और आई एम अवेलेबल Thank you फॉर so एनी। much, Dr. Irfan. Inshallah, I will come again to you, over to you. And Professor Dr. Abdul Jabbar साहब का तारुफ ये है कि ये माशाल्लाह एक मुजाहिद है, एंड मेरा बड़ा फ़ख्र है कि मेरे अल्मा मैटर से हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि ये आज यहाँ पे हैं। ही इज़ डायरेक्टर सीडीसी, एंड ओवर टू यू डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ सर, आप जैसे जो लर्नर लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हुए। मैं पब्लिक हेल्थ का अदना सा स्टूडेंट हूँ। मुझे रिसेंटली ये असाइनमेंट दी गई है। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो बहुत सारी चीज़ें जो है उन पे काम माशाल्लाह हो चुका है। जैसे डॉक्टर इरफान हमारे बड़े मौजूद साथी हैं, इन्होंने हमें बताया। तो जब हम पब्लिक हेल्थ को सर बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ में हमें करना क्या है, तो फिर हम छोटी छोटी बातें करेंगे। तो छोटी बातों से चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट करके हम अपनी कम्युनिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो फिर कोई कहानी हमारी बनेगी सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहा तो जाता है कि ये लो लाइंग फ्रूट है, तो इसको बड़े आराम से हम पिक कर सकते हैं, और इसे मतलब बड़ा ये इस वक्त बड़ी हमारी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है मेरी नज़र में कि मलेरिया जो है एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। ये गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि जिस तरह हमने डेंगू को मतलब एक तरह का पोलिटिसाइज कर लिया है, डेंगू शायद इतना डैमेजिंग मेरे ख्याल में नहीं है जितना मलेरिया से फैटलिटीज हुई है, या मलेरिया डैमेजिंग है टू द कम्युनिटी। वन थिंग, सबसे पहले तो मैं सारे स्टेक होल्डर, सारे लर्नर हमारे जो अहबाब हैं, उनसे ये कहूंगा कि आप अपने अपने फोरा पे इस चीज को हाईलाइट करें कि मलेरिया इज ए सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है सर वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द काजेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? आम फैम में तो हम यही कहते हैं कि मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। हमें टाइप्स का बताना जरूरी लोगों को कि ये वाइवेक्स प्लाज्मोडियम जो या फैल्सिफा मलेरिया है वो बहुत फाटल है, बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, और वो है भी, कॉमन भी है एज कम्पेयर टू वाइवेक्स। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, बहुत थोड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो आप जैसे पीकेएलआई है या लिवर ट्रांसप्लांट शेख जाद में होता है, वहां पे हमें अपने डॉक्टर कम्युनिटी और हमारे पैरामेडिक्स को बताना जरूरी है कि ये ऑर्गन डोनेशन पे इससे भी ट्रांसमिट होता है। मदर टू चाइल्ड भी इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी मलेरिया की है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह सारे लर्नर लर्नर लोग हैं। तो इसमें हमें जो मेन काम करना है वो अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रॉम ए वेरी हाईएस्ट टू वेरी लो लेवल, सब लोगों को आम फैम जुबान में बताना है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक किसी चीज की ट्रांसमिशन का लोगों को पता नहीं है, हम प्रिवेंशन पे नहीं जा सकते। और प्रिवेंशन जो है वो बहुत थोड़ी असल में पब्लिक हेल्थ के लोगों का ये स्लोगन है कि जो प्रिवेंशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। चे जाके हम बड़े बड़े अस्पताल बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज करें, हम उन्हें कहें कि आप प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज पे आ जाएं, आपका केस लोड कम हो जाएगा, आपका हॉस्पिटल में वर्कलोड कम हो जाएगा और लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, थोड़े पैसे लगा के, थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ी एनर्जी लगा के। ये बताना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि जैसे अभी डॉक्टर इरफान ने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स होते हैं या एंडेमिक एरियाज होते हैं, वहां पे टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है। कई दफा हमारे जो क्लिनिशियंस हैं, जीपीज हैं, या जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है पेशेंट का, वो लोगों को इनकरेज नहीं करते कि आप टेस्ट करवाएं। वो जो प्रिजेंटिव ट्रीटमेंट है, जो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है, उसको दे के सेटल करने की कोशिश करते हैं। उनका मुद्दा मकसद के डायग्नोज को स्टैब्लिश करना नहीं होता, बल्कि अपनी गुडविल बनानी होती है और अपने पैसे लेने होते हैं। उनको जीपीज को और अपने डॉक्टर भाइयों को ये बताने की जरूरत है कि नहीं भाई, आप अपनी प्रैक्टिस भी करें, लेकिन आप कम्युनिटी को भी कुछ दें इन रिटर्न के, लोगों को एस्टेब्लिश करके एंटीमलेरियल दवाई दी जाए, क्योंकि ज्यादातर इनमें से कार्डियोटॉक्सिक हैं, जैसे क्लोरोक्वीन है और बाकी दवाइयां हैं। ये बताना बड़ा जरूरी है कि जी आप केसेस को कंफर्म करें और फिर उनको ट्रीटमेंट पे डालें। दूसरा, इसके साथ साथ ये बताना बड़ा जरूरी है कि जो हमारी लैब का नेटवर्क है पूरे पंजाब में, और स्पेशली जो प्राइवेट लैब का नेटवर्क है, हेल्थ केयर कमीशन को कहने की जरूरत है कि भाई आप इस तरह का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमें दें कि जी जो भी लैब मलेरिया का कंफर्म केस जो है वो डिटेक्ट करे, वो उसे एक सर्टन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दे, ताकि मेरे पास डाटा आ जाए। पीडीएसआरयू है, आईडीएसआरयू है, प्रोविंशियल जो हमारे बने हुए हैं फोकल पॉइंट, जो डिजीज सर्वेलेंस पे काम करते हैं, उनके पास ये जाना बहुत जरूरी है डाटा, ताकि मैं एस्टेब्लिश कर सकूं, यहाँ बैठ के देख सकूं कि मेरे किस एरिया में मलेरिया के केसेस मैक्सिमम कंफर्म है और वहां पे क्या हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट देना मेरी ड्यूटी है। अगर मुझे पता होगा केस लोड का, अगर मुझे एरियाज का पता होगा, तो मैं उस हिसाब से दवाई जो है वो डिस्पैच कर सकता हूँ। ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, तो ये लोगों का भला भी हो सकता है, प्लस हम मलेरिया की एलिमिनेशन और मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज पे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा एजेंडा पॉइंट है वो सर है कि मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी पे, जैसे डॉक्टर इरफान ने बात की कि स्ट्रेटजीज बनती हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनते हैं, लेकिन उसमें से जो क्रक्स होता है उसको निकाल के मेरा, इरफान का और सर आपका और आईपीएच का लीडिंग रोल होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये तो है ही, इसमें से ये चीजें आपके काम की हैं, आप इन चीजों को ले लें और इम्प्लीमेंट कर लें। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज हैं, सीओज को, डीएचओ को लेना, ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बने उसकी ऑपरेशनल जो चीज है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो मेन बनते हैं, स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग होती है, वो जब तक ऑपरेशनल प्लानिंग में कन्वर्ट नहीं होती तो बात बनती नहीं है। ऑपरेशनल प्लानिंग के मेन जो प्लेयर्स हैं वो डीएचए है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, जिसमें डीएचओ प्रिवेंटिव सर्विसेज हमारा मेन प्लेयर है। उनको बताना जरूरी है कि आप अपनी इस चीज को प्रायोरिटी लगाएं, इसको जिस तरह डेंगू को आपने प्रायोरिटी लगाई, या गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल पे इसको कंसीव किया और कहा कि जी हमारी ये एक डिजीज है, इस पे हमने काम करना है, उस पर डैशबोर्ड बन गया और उस पर सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, सर्विलेंस एस्टेब्लिश हो गई। जितने भी उसके में डिजीज अर्ली डिटेक्शन के और पब्लिक हेल्थ के जितने भी मेन पिलर्स हैं, वो सारे जब तक एट प्लेस नहीं होंगे, उस वक्त तक हम मलेरिया को कंट्रोल या इसकी एलिमिनेशन की फेज में, प्री एलिमिनेशन की फेज में हम नहीं जाएंगे। क्योंकि डब्ल्यूएचओ को तो चाहिए कि हमें अपना स्ट्रक्चर दिखाना है, डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है और सिस्टम की एफिशिएंसी दिखानी है। कि अगर वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर जब्बार आप ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे हम प्री एलिमिनेशन फेज में या एलिमिनेशन फेज में गए हैं, आप चलें हमारे साथ साउथ में, आप डीजी खां जाके हमें अपना सिस्टम दिखाएं ग्रास रूट लेवल पे, कि क्या वहां पे सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि मलेरिया के सस्पेक्ट्स को उठाता है, क्या सस्पेक्ट्स का टेस्ट होता है, क्या जो टेस्ट कंफर्म होता है उसको ट्रीटमेंट मिलती है, क्या जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सारे लोग जो हैं वो टीचिंग और बाकी लोग जो हैं टीचिंग हॉस्पिटल के, क्या सब लोग सेंसिटाइज हैं कि मलेरिया जो हमारी प्रायोरिटी है। अगर वो लोगों के मुंह से ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं,
फिर तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जी मैं जो क्लेम कर रहा हूँ लाहौर में बैठ के, ये चीज इम्प्लीमेंटेबल है और ये चीज एप्लीकेबल है, ऑपरेट कर रही है वहां पे हमारे रिमोटेस्ट एरियाज में भी। अगर मैं यहाँ पे ज़बानी जमा खर्च करता रहूंगा तो कोई बंदा मेरी बात नहीं सुनेगा, वो तो मेरी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जब अप्लाई करते हैं हम एलिमिनेशन के लिए, जी मुझे जी आप सर्टिफाई करें कि पंजाब इज मलेरिया फ्री, मैं ये चीजें मैंने एड प्लेस कर दी हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमें दिखाएं। इरफान साहब समझते हैं, हमने जो न्यू लेटल टेटस एलिमिनेशन पे हमने काम किया था, मैं भी उसका मेंबर था। वो बहुत बड़ा एक ग्रुप आया था एमरो रीजन से, उन्होंने हमें फिर यहाँ बैठ के एक ओरिएंटेशन दी और उसके बाद वो फील्ड में चले गए, जिलों को सिलेक्ट किया, हेल्थ सिटी को सिलेक्ट किया, उन्होंने वहां जाके देखा सारी चीजें एट प्लेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो हमारी बात मान ली और हमारी टेटस एलिमिनेशन की उन्होंने स्टेटस हमें दे दिया। ये चीजें सारी देखनी करनी बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं डब्ल्यूएचओ को अप्लाई करूं तो मैं उनको दिखा सकूं कि मेरी टीमें एट प्लेस हैं, लोगों की ट्रेनिंग हुई हुई है, सर्वेलेंस बहुत अच्छी है, लैब नेटवर्क ठीक ठाक है, मुझे मॉनिटरिंग के लिए जो है सपोर्ट मिल रही है और मैं मॉनिटरिंग कर भी रहा हूँ। जो केसेस हैं वो उनको फॉलो किया जाता है। वहां पे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो है, वेक्टर बॉर्न जो डिजीज है उनकी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो एट प्लेस हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हम जो वेक्टर मैनेजमेंट पे हमारी टीमें काम कर रही है, सारी चीजें उनको डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में भी दिखाना जरूरी है, फील्ड में उन चीजों को एक्टिव दिखाना जरूरी है कि जी ये चीजें हम कर रहे हैं और ये चीजें हमारी एट प्लेस है। उस वक्त तक वो डब्ल्यूएचओ वाले नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी आप हमें दिखाएं, फील्ड में जाके दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये सारी तैयारियां करनी है। मैंने मैडम से भी बात की है, हमारी आईपीएच की जो प्रोफेसर है, मैं सेक्रेटरी में भी सेक्रेटरी साहबा से भी बात करूंगा। इनके मलेरिया के जो कंट्री हेड है, लकीली मेरे वो क्लास फेलो हैं, डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि भाई आप आओ पंजाब में, अगर आप कहते हैं तो हम सारी चीजों को जरा मतलब कर लें, एट प्लेस कर लें, उसके बाद फिर आगे जो है हमारी कहानी चलेगी। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यूएचओ से फॉर एग्जांपल मुझे मेरी इस एप्लीकेशन को मान भी लेते हैं कि जी ठीक है, हम एक ग्रुप बना देते हैं एमरो रीजन से, मुख्तलिफ लोग आएंगे और पंजाब को देखेंगे, तो फिर उनको मुझे ये भी दिखाना है कि खुदा न खास्ता आप भी तो मैं मतलब बड़ा कंट्रोल फेज में, जैसे इरफान ने बात की, तो क्या कल कला खुदा न खास्ता रिसर्जेंस होती है या रिकरेंस होती है डिजीज की, तो मेरे पास सिस्टम मौजूद है, मेरे पास बंदे मौजूद हैं, वो ट्रेंड हैं मॉनिटरिंग के लिए, मेरे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है। क्या मुझे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि 3 साल तक जब तक पंजाब का कोई भी इंडेमिक केस ना रिपोर्ट हो और सारा सिस्टम एट प्लेस हो, तो फिर मैं क्वालिफाई करता हूँ कि पिछले 3 साल में मेरा एक भी मलेरिया का इंडेमिक केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ और मेरा सिस्टम बेहतरीन है। अगर कोई ऐसा केस होता तो वो सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाता, रिपोर्ट हो जाता, तो फिर मेरी वो एप्लीकेशन को मानेंगे और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की जाने में, जैसे मैंने बात की, तो फिर वो आगे मेरी सारी चीजों को सुनने को तैयार होंगे। ये मेरी अर्ज है कि जी हम अपने डिपार्टमेंट को बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी डेंगी ने बहुत इंपॉर्टेंस ले लिया, बड़ी प्रायोरिटी ले लिया, क्योंकि हर बंदा कहता है कि डेंगी इज आवर प्रायोरिटी वन एजेंडा। उसमें मेरी सेक्रेटरी साहबा भी कहती हैं, मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, बाकी लोग भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप सारी, लाइन डिपार्टमेंट सारे लगे हुए हैं कि हम डेंगी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डेंगी को उन्होंने प्रायोरिटी वन करार दे दिया या ले लिया। इस इशू को 2011 में जैसे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन दिनों ये हाईलाइट हुआ, तो आस्ता आस्ता वो चीजें टेम्पो बनता गया और आस्ता आस्ता ये डैशबोर्ड और बहुत सारी जो चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ कि डेंगी प्रोग्राम पंजाब में जो है एक सक्सेस स्टोरी है। हम इसी का प्लाका बना के ही अगर कर लें, इन्हीं लोगों से कोई काम ले लें, थोड़ी सी एचआर चाहिए होगी मुझे, मॉनिटरिंग के लिए कुछ गाड़ियां चाहिए होंगी, कुछ बंदे चाहिए होंगे बहुत लिमिटेड से, तो फिर मैं सक्सेसफुली ये काम कर सकता हूँ। अदरवाइज तो अभी जो डेंगी प्रोग्राम या सीडीसी प्रोग्राम है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे पास 3 ऑफिसर हैं टोटल, और अटक से लेकर डीजी खान तक मूव करना होता है। बहुत सारी चीजें हम वीडियो लिंक पे, बहुत सारी चीजें हम डिजिटल करने से बड़ा फायदा उठा लेते हैं। अदरवाइज तो थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये कोरोना नहीं आया था या चीजें डिजिटलाइज नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये सारी सहूलियात नहीं थी, तो हमें हर केस के पीछे जाना पड़ता था, गाड़ियां भगानी पड़ती थी, बंदों को भेजना पड़ता था, तो बहुत सारी हमारी एनर्जी लग जाती थी। अब थोड़ा सा काम कुछ आसान हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी मैं इसको लो हैंगिंग फ्रूट नहीं कहूंगा जब तक मैं पूरी पूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतर जाता। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जी गाइडलाइन तो डब्ल्यूएचओ ने दी हुई है,
उन गाइडलाइंस को रिवाइज करना जरूरी, जैसे इरफान ने अभी बात की 2020 के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हुई या फ्लड्स की बात हुई, हमारा जो ये साउथ का इलाका है, इसमें आपको पता है कि तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे आर हाईली प्रोन टू फ्लड। फ्लड और क्लाइमेट चेंज में मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत थिन बड़ी थिक हो जाती है, बहुत डेंस हो जाती है, और उससे बहुत ज्यादा मलेरिया के चांसेस होते हैं। तो उन लोगों को, खास तौर पे जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लोगों को फोकस्ड अटेंशन जरूरी है। उनके बेचारों के पास गाड़ियां नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और सोर्सेज नहीं है। तो उनको जब तक हम कैपेसिटी नहीं करेंगे, उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक उनका हम उनकी बात सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक भी हम वहां जाके कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है ना वो नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट जो है कि जो मलेरिया की हम बात करते हैं, तो उसमें दिस इज द राइट टाइम कि अगर हम स्ट्रेटजाइज कर लें, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट उसको रिवाइज करके हम पुट अप करें फेडरल गवर्नमेंट को, एनआईएच को, कि जी आप हमें फलां फलां जगह पे फलां फलां सपोर्ट दे दें। वो डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया अपने तौर पे, उसका स्पेड वर्क मैंने कर लिया है। अभी मुझे जो इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सपोर्ट रिक्वायर होगी, वो डॉक्टर फान हमारे बड़े मुतल्लक साथी हैं, मैंने डॉक्टर जमशेद से भी रिक्वेस्ट किया है, इनसे भी कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके हमें बता दें कि आप इसमें मलेरिया एलिमिनेशन में आप किस किस एरिया में, स्ट्रेटेजिक एरिया में, या जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आप कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट कर देंगे। इनसे कमिटमेंट ले लूंगा। इसी तरह मैं ग्लोबल फंड से, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनसे मैं पूछ लूंगा कि जी मेरे ये 12-14 जो एरियाज हैं, जो प्रोग्रामेटिक एरियाज होते हैं, उनमें आप कहाँ चिप इन करेंगे, आप कहाँ मुझे सपोर्ट देंगे। ये जो WHO और ग्लोबल फंड वाले एरियाज अपने स्पेसिफाई कर लेंगे, उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास चला जाऊंगा, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, IPH वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे किन किन एरियाज में सपोर्ट करते हैं। इस तरह अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलूंगा कि मुझे किस एरिया में कौन मेरा पार्टनर या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट करती है, तो सर फिर मैं बड़ी आसानी से अपनी चीजों को लेकर सक्सेसफुल स्टोरी बना सकता हूँ। तो वेक्टर कंट्रोल पे मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि ये आसिफ साहब का सब्जेक्ट है। सर्वेलेंस की बात हो गई कि सर्वेलेंस के बगैर कोई सिस्टम नहीं है। कि मैं तो कहता हूँ इफ आई एम सेफ ऑल आर सेफ। जब तक हर बंदे को बताया नहीं जाएगा कि जी आप मच्छर को कंट्रोल करना आपका काम है, आप जालीदार घरों में रहे, फुल स्लीव कपड़े पहने, मच्छर जिस वक्त एक्टिव होता है उस वक्त बाहर ना निकले, और ब्रीडिंग साइट्स को आप एलिमिनेट करें। ये छोटे छोटे जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो लोगों को बताना जरूरी है, जो कम्युनिटी को बताना जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ी एक मास गैदरिंग हो, वहां पे बहुत बड़ा एक बड़ी वर्कशॉप होल्ड है। उस दिन लोगों को हम बुला के लोगों को बताएं कि ये सिंपल स्ट्रेटजीज है, ये सिंपल मेजर्स हैं, जिनको अडॉप्ट करके हम मलेरिया से निजात हासिल कर सकते हैं। फिर जाके हम बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनाएं या लोगों का ऐसा अरेंजमेंट करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी हेल्थ सिस्टम हैं वो फेल हो जाते हैं अगर पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ना लगाई जाएं। तो दुनिया के बड़े बड़े जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। मेरा मानना ये है कि हम सिंपल, कास्ट इफेक्टिव और कास्ट एफिशिएंट स्ट्रेटजी लगा के मलेरिया को कंट्रोल और एलिमिनेट कर सकते हैं। CDC में इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैंने बात की है, जो CDC पाकिस्तान है, नहीं अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम 2-3 दफा आए हैं पंजाब में, पंजाब वालों ने हमें बहुत खातिर खा मतलब यह कि नहीं, अपने मतलब हमें नहीं इस लिहाज से लिफ्ट नहीं करवाई कि मलेरिया शायद हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना यह है कि हर जो डिजीज है, जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा है, वो मेरा, उनका और आपका मैंडेट है और होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मेरा मानना यह है कि चाहे वो पॉलिटिकली इतनी हाइव क्रिएट नहीं हो सकी मलेरिया की, लेकिन हम अपनी मिनिस्ट्री को और अपने डिपार्टमेंट को जरूर इसमें सेंसिटाइज करेंगे कि नहीं, हम मलेरिया पे काम कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये चैट बॉक्स में मैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, जो चीजें मैंने कोई डिवाइस की हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, वो आप देख लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछूंगा, आपने एक आखिरी पॉइंट बताया था अवेयरनेस का, सवाल में क्वेश्चन में पूछूंगा। अच्छा, मैं अब ओवर टू यू डॉक्टर आसिफ, एंटोमोलॉजिस्ट, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर। बहुत जबरदस्त डॉक्टर जब्बार, आपके कुछ पॉइंट रह गए वो मैंने नोट किए हैं, मैं सवालों जवाब में पूछूंगा। डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आसिफ साहब। जी थैंक यू सर, मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी जी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर।
जी, आप लोग मेरा प्रेजेंटेशन व्यू कर रहे हैं सर? जबरदस्त। तो काफी सारी बातें सर हो चुकी हैं, जो कि मैं ज्यादातर मलेरिया एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो चीजें थोड़ी सी अंदर से मिस हुई हैं, डॉक्टर इरफान से भी और डॉक्टर जब्बार साहब से भी, उनको भी थोड़ा सा टच देने की कोशिश करूंगा। डिटेल डॉक्यूमेंट पहले ही डॉक्टर इरफान ने शेयर कर दिया, जो मलेरिया एलिमिनेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान है पाकिस्तान का, जो फेडरल गवर्नमेंट ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रोविंसेस जो है वो बनाया है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन है 2023 की वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में और पाकिस्तान में मलेरिया की सिचुएशन है। तो टोटल 263 मिलियन केसेस जो हैं 2023 में रिपोर्ट हुए वर्ल्ड में मलेरिया के, जिसमें 0.51 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हुई ड्यू टू मलेरिया। इस टोटल केस लोड में और डेथ्स में 94% जो केसेस हैं वो अफ्रीकन रीजन के हैं, और 95% डेथ्स जो है ये भी अफ्रीकन रीजन से हैं। यानी जो मेजर पोर्शन है मलेरिया का वो अफ्रीकन रीजन जो है वो इसमें काउंट करता है। इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अफ्रीकन रीजन में क्यों ज्यादा मलेरिया का हाई बर्डन है, और बाकी एरियाज के अंदर जो है वो जस्ट 6 to 5% है। तो पाकिस्तान में 2023 में 2.73 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए थे, और इनमें ओवर 90% जो पेशेंट्स हैं वो बलूचिस्तान, फाटा, सिंध और केपी प्रोविंस से हैं। जबकि पंजाब प्रोविंस, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद जो है, यहाँ पे हमारा जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है वो लेस देन 1 है, यानी 1000 पॉपुलेशन में से एक से भी कम पेशेंट्स हैं। और बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें केस लोड काफ़ी ज़्यादा है। जबकि हमारा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया है वो राउंड अबाउट 64% है, और प्लाज्मोडियम फैसिकलम 62%, और मिक्स्ड इन्फेक्शन जो है तकरीबन 4% है। हमारा जो ओवरऑल मलेरिया स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें हमारा ये टारगेट है कि हम 2035 तक पूरे कंट्री से मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे इंशाल्लाह, और WHO सर्टिफिकेशन लेंगे। ये फेज मैनर होगा। कुछ एरियाज के अंदर जैसे पंजाब है, एजेके है, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे ऑलरेडी हम मलेरिया एलिमिनेशन फेज में हैं, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में हम इंशाल्लाह मलेरिया एलिमिनेशन का टारगेट। बाकी जो एरियाज हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज्यादा हाई बर्डन है, वहाँ हम फेज वाइज जो है, आगे मैं आपको माइलस्टोन्स भी दिखा देता हूँ कि हमारा मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम में किस तरीके से उसको फेस किया हुआ है। हमारा एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, यानी नंबर ऑफ टेस्ट जो टोटल परफॉर्म हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर मलेरिया के लिए 2023 में, वो 6.3% है। यानी और हर 100 में से हमने 6.3% लोगों का मलेरिया का टेस्ट किया है, जो रह रहे हैं लोग हाई रिस्क एरियाज के अंदर। इसी तरीके से जो इस नंबर ऑफ टेस्ट है, इनमें टोटल जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, यानी नंबर ऑफ स्लाइड या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ जो टेस्ट किए गए हैं, तो 17.4% जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव हुए। और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो एनुअल मलेरिया इंसिडेंस है, यानी 1000 पॉपुलेशन में से कितने लोग जो हैं वो मलेरिया में पॉजिटिव हुए हैं, तो वो 11% हमारा बनता है। ये डाटा जो है मैंने फेडरल गवर्नमेंट जो DOMC है उसकी वेबसाइट से लिया है, और नीचे मैंने इसका लिंक भी दे दिया। बाकी जो प्रोविंस वाइज बाइफिकेशन है इसमें वो आपको साइड में नजर आ रही है, तो उस डिटेल में मेरे ख्याल मैं नहीं चाहता अभी। तो अब जो टोटल है मलेरिया डिजीज की थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है, मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जैसे पहले सब लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया। तो 5 स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम की वो वर्ल्ड में मलेरिया काज करती हैं ह्यूमंस के अंदर, जिनमें से 2 स्पीशीज ऐसी हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और वाइवेक्स जो हैं, ये पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं। और पहले ही हमने बात कर ली कि तकरीबन 64% जो है ना वो वाइवेक्स मलेरिया है, और 30 के करीब जो है ना फैल्सीफेरम मलेरिया, और 4% जो है ना वो मिक्सड है। अब एनोफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया की वेक्टर है वर्ल्ड के अंदर पूरी में, इसकी अब तक 480 स्पीशीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, और जिनमें से 80 स्पीशीज जो हैं वो कंफर्म मलेरिया ट्रांसमिशन कर रही हैं। इनमें से 24 स्पीशीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टेड पब्लिश्ड हैं, डेटा गूगल के ऊपर पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर। तो 24 स्पीशीज जो हैं वो पाकिस्तान के में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 स्पीशीज ऐसी हैं, एनोफिलिस क्लिसिफेसिस और एनोफिलिस स्टीफनसाई, जैसे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, जो मलेरिया ट्रांसमिट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जबकि जो स्पीशीज अफ्रीकन एरिया के अंदर मलेरिया ट्रांसमिट कर रही है, एनोफिलिस गैम्बी, वो अभी पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं है, या एशियन पैसिफिक एरियाज में रिपोर्ट नहीं हो रही। इस स्पीशीज की जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है टुवर्ड जो हमारे अंदर मलेरिया वेक्टर्स हैं, और यही वजह है कि ये स्पीशीज जो है वो इस वक्त सबसे डेंजरस है, और वर्ल्ड के अंदर मलेरिया अफ्रीकन रीजन में कंट्रोल नहीं कर रहा। फर्क ये है कि एनोफिलिस गैम्बी है,
इसकी जो बाइटिंग हैबिट है वो इंडोर भी है, आउटडोर भी है, यानी ये रूम्स के अंदर जाके भी बाइट करती है और बाहर भी बाइट करती है। नाइट में वो सी नाइट बाइट करती है, लेकिन डेज में भी बाइट कर सकती है। इसकी रेस्टिंग हैबिट भी इसी तरीके से इंडोर रेस्टिंग भी है, आउटडोर क्रॉप्स के ऊपर भी रेस्टिंग है। तो ऐसी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं और रेस्टिंग प्लेसेस की हैं जिनको मैनेज करना वो बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी तरफ जो है इसकी सब स्पीशीज और सिबलिंग स्पीशीज भी काफी ज्यादा हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ना, एरिया टू एरिया वहाँ वेरी कर रहा है। इधर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो दो वेक्टर्स हैं, कन्फर्म एनोफिली स्टीफनसाई और क्यूलिसिफेसिस, ये दोनों जो है इनडोर बाइटिंग इनकी हैबिट है, यानी ये रूम्स के अंदर बाइट करते हैं, लेट नाइट मिड नाइट बाइटर्स हैं। और इनकी जो रेस्टिंग हैबिट है वो मोस्टली ऑन दी वॉल्स है। के ऊपर जहाँ पे इंसेक्टिसाइड स्प्रेस के साथ और दूसरे प्रिवेंटिव एरियाज के अंदर। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो एपिडेमियोलॉजी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर थ्रू द ईयर जो है ना सारा साल ही लो लेवल पे इसकी ट्रांसमिशन जारी रहती है, क्योंकि सीजन जो हमारा पूरे के पूरे पाकिस्तान में सेम नहीं है, टेम्परेचर की डिफरेंसेस हैं। तो मेनली जो मेन एरिया जो एंडेमिक एरिया है वहाँ पे 2 पीक्स हैं इसकी। पहली इसकी स्प्रिंग के फौरन बाद है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन खत्म होता है, सर्दी खत्म होती है, तो इसकी थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन में इंक्रीज हो जाता है, यानी मार्च टू मई तक का जो महीना, लेकिन कोई बहुत मेजर इंक्रीज नहीं आता। सेकंड जो इसमें मेजर इशू आता है वो मानसून के रेंज हैं, उसके बाद यानी अगस्त से या मिड जुलाई से लेकर नवंबर तक, जब तक के जो मौसम है वो सेटल डाउन नहीं होता, और जब सर्दी आती है तो तब इसके पेशेंट्स ऑटोमेटिकली दिसंबर के महीने बिल्कुल दिसंबर जनवरी फरवरी इवन मार्च तक जो है वो पेशेंट्स बहुत ही कम होता है मलेरिया के। मेजर इसके पीछे जो रीजन है जाहिर है इसमें रेन फॉल्स हैं, फ्लड्स हैं, इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरा जो है वो एग्रीकल्चर एरिया है और वहाँ पे बहुत सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉप्स के ऊपर एग्रीकल्चर की जो पानी उसको लगाया जाता है, और नहरें हैं, हमारा जो डैम्स का सिस्टम है, तो वो सारे सपोर्ट करते हैं मलेरिया। वो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं, विमेन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं जिनमें पहले ही इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनमें सीवियर एपिसोड्स में डेथ होने के चांसेस होते हैं। एड्स के पेशेंट्स, ये पाकिस्तान के अंदर ये कोरिलेट करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो है वर्ल्ड में जो WHO ने स्ट्रेटजी दी है वो यही है कि जहाँ पे हमारा जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस है या टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से ज्यादा है, वो कंट्रोल से भी पहले, जहाँ पे हमने सबसे पहले जहाँ पे हमारा एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस 5 से ज्यादा है, वहाँ हमने इफेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज के साथ उसको 5 से नीचे लेके आना है। जैसे ही हम 5 से नीचे ले आएंगे तो फिर हम इसको कंट्रोल फेज के अंदर आ जाएंगे। कंट्रोल में वही मेन वही स्ट्रेटजीज हैं कि अर्ली डायग्नोसिस है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, और दूसरी तरफ जो है ना इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है। तो अगर वंस आप उसको इफेक्टिवली जो है ना वेक्टर कंट्रोल और केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को लॉन्च कर लेते हैं तो विद इन 1 or 2 years इजीली हम अपना केस लोड जो है मलेरिया में वो 5 से नीचे ला सकते हैं। वंस हम जो 1 पे आ जाते हैं, लेस देन 1 पे आ जाते हैं केस लोड के ऊपर आउट ऑफ द 1000 पॉपुलेशन, तो फिर हम मलेरिया एलिमिनेशन की जो प्री एलिमिनेशन फेज है उसमें आ जाते हैं। तो वो प्री एलिमिनेशन फेज है वो तकरीबन 2 से 3 साल की है, और इसके बाद फिर हम एलिमिनेशन फेज में आते हैं जहां हमने जीरो इंसिडेंस जो है ना वो मलेरिया का अचीव करना होता है। और फिर बस हम मलेरिया का जीरो इंसिडेंस अचीव कर लेते हैं तो अगले 3 साल तक हमने इसको मेंटेन करना। जैसे ही 3 साल हम इसको मेंटेन कर लेते हैं तो हमें फिर WHO से मलेरिया एलिमिनेशन की सर्टिफिकेशन जो है ना वो हम अचीव कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल नॉट ओनली फॉर मलेरिया बल्कि ऑल डिजीजेज जो एलिमिनेशन की तरफ जाती हैं तो उसमें यही स्ट्रेटेजी है WHO। तो मलेरिया जो हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है मलेरिया का, जो सर्कुलेटेड है और नोटिफाइड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके जो मेन टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, वो यही है कि हमने 2030 तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मलेरिया का एनुअल इंसिडेंस है वो 1 से नीचे लेके आना, यानी 1000 में से 1 से कम लोग पॉजिटिव होंगे। और फिर हमने जो जहाँ पे मलेरिया फैसिपेरम का मसला है जो कि डेंजरस स्पीशीज है, इसको हमने 0 पे लेके आना है 2030 तक, 2030 तक। फिर हमने पूरे कंट्री के अंदर जो है ना 2035 तक मलेरिया एलिमिनेशन कर
इसको सर्टिफिकेशन लेनी है और फिर इसकी जो उसको स्टेब्लिश नहीं होने दे, दोबारा से हमें एलिमिनेशन के बाद दोबारा से हमारी डिजीज आ जाए। ये जो जो कि हमारे प्लान के अंदर सेटल्ड हैं, उसमें यही है कि तक जो लार्जली मलेरिया एलिमिनेशन हो चुका है वहां पे हमने री एस्टेब्लिश नहीं होने देना। 2025 तक हमने 30% रिडक्शन करनी थी जहां पे हमारा मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है, और जहां पे पहले से एलिमिनेटेड है वहां पे हमने री एस्टेब्लिश नहीं होने देना। 2030 तक हमने 70% तक रिडक्शन करनी है जहां पे मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है, और जहां पे हम लोगों ने अचीव कर लिया उसको हमने एस्टेब्लिश करना है। 2035 तक हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन लेनी है WHO की। ये टारगेट सेटेड है, पाकिस्तान के सर्टिफिकेट सर्कुलेटेड है। ये बातें जो इसकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर पहले से सर ने बात कर ली है, तो मैं सिर्फ इसमें दो जो हमारी मेन स्ट्रेटजीज हैं वो हमने मेन मेरा पंजाब के रेफरेंस से होगा, लेकिन ओवर मैं उनके साथ काफ़ी अरसे से लिंक हूँ। हम आपस से वेल कोऑर्डिनेटेड भी हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो मशवरा भी हमारा चलता रहता है। जो भी इंटरवेंशन हम चेंज करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मेरा ज़्यादा फोकस तो पंजाब के अंदर जो प्रैक्टिस हैं उस पर है, लेकिन बाकी जो प्रोविंसेस है वो भी मोर और लेस उसके साथ मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। तो हमारी जो दो स्ट्रेटजीज हैं, एक में अफेक्टिव केस मैनेजमेंट है, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का है, और दूसरी तरफ जो है ना इफेक्टिव वेक्टर केस डिटेक्शन है, जिसमें जो पेशेंट्स है, हमारा जो मलेरिया का वर्कर है वो डोर टू डोर जो है लोगों के घर जाता है, वहां पे मलेरिया के सस्पेक्ट्स को सर्च करता है, उसका ब्लड स्मीयर लेता है और फिर उसके जो थिन स्मीयर थिक स्मीयर स्लाइड्स बनाता है और उसको फिर लैब के अंदर भेजता है, जो डायग्नोस नोटिफाइड लैब है। वहां पे ये 24 आवर्स में एग्जाम हो जाती है और वहीं से भी पेशेंट का ट्रीटमेंट इशू हो जाता है, और मलेरिया का वर्कर जो है वो पेशेंट के घर जाके, जैसे डॉक्टर जैसे ही लोग सीनियर लोग मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम से रिटायर्ड होते रहे, सबसे छोटे, तो रीफिलिंग ऑफ द पोस्ट नहीं हुआ और बहुत सी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ओवरऑल जो हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो उसको मीट नहीं कर पा रहा। फिर हमारे बहुत से जो वर्कर्स थे जो मलेरिया के साथ अटैच थे, वो सारे के सारे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की वजह से रूरल एरिया से बहुत सी जगहों पे उन्होंने अर्बन एरिया के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया। तो मलेरिया चूंकि बेसिकली डिजीज है रूरल एरियाज की, क्यों रूरल एरियाज की उस पर मैं आगे बात करता हूँ वेक्टर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूरल एरियाज की डिजीज है तो वहाँ पे हमारा जो डिलीवरी सर्विस स्ट्रक्चर है वो डिस्पल डेंगू की वजह से कमजोर पड़ गया है, क्योंकि शहरों में हमने शिफ्ट कर दिया बहुत सा स्टाफ जो है। और सेकंड है पेशेंट जो हॉस्पिटल में आता है और जो डॉक्टर आसिफ आपका लिंक डाउन हो गया। आई होप के देर इज ए नेट इशू। आई थिंक लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन because the time is almost 1 hour. Open the forum for the question answer.
डॉक्टर इरफान, मुझे डॉक्टर जब्बार, मुझे एक सवाल बताएं, ये एपीआई क्या होता है? जब्बार साहब, ये एपीआई एनुअल क्या होता पैरासिटिक इंडेक्स सर आपने तो आप लेना है? जी अभी अपनी डॉक्टर एग्जाम इरफान, देखिए। ये ये एपीआई क्या होता इंसिडेंस है? एपीआई। जी एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है पर कैसे पॉपुलेशन पे कैसे जो बेस। कैलकुलेट किया जाता है? इसका फार्मूला अभी चैट बॉक्स में रख दे तो अच्छा, चले जी जी चले। ताकि अच्छा, ऑडियंस। इससे क्या महसूस इसको होता है आपका? ये इससे क्या इंडिकेट करता है? कहते हैं जी कि हम पॉपुलेशन को देखते हैं, उसमें अच्छा। केसेस देखते हैं, सस्पेक्ट जो है उनका टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग जो है वो उसके लिए पॉजिटिव आए। एक तो है ना पॉपुलेशन, उसमें कितने सस्पेक्ट थे और कितने लोग पॉजिटिव आए। तो ये इंसिडेंस एक तरह का हमें बताता है, ये इंडेक्स के कितने के लोग इस पॉपुलेशन में मलेरिया से अफेक्टेड है। ये वो इस तरह का इंडिकेटर है। अच्छा, मुझे डॉक्टर जब्बार ये बताएं कि ये जो वैक्सीन आई थी दो, और उसका क्या बना, मस्कुरीन और मैट्रिक्स की, एम की? इसके बारे में सर मैं आप वैक्सीन को गवर्नमेंट इसलिए नहीं प्रमोट करती कि वो समझते हैं, ज्यादा जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद मलेरिया हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है, वन थिंग। सेकेंडली वो कहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को जब टेलर ऑफ करते हैं तो हमारे और बड़ी मामलात हैं, बड़े मामलात हैं जहाँ पे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है ना, एक प्रोग्राम जो है हमारा ईपीआई, उसमें जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं उसमें हमें 13 डिजीज के बारे में जो बच्चों को वैक्सीन करते हैं। क्योंकि जो गावी हमें फंडिंग करता है वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए फंडिंग करता है, जिसमें वो चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स या 5 ईयर, और जो खवातीन है जैसे खवातीन को टीटी की वैक्सीन लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोई लॉन्च करना है अडल्ट के लिए मलेरिया के लिए, तो आप अपने रिसोर्सेज से पहले कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो गावी की फंडिंग हमारे साथ वैक्सीनेशन के सिलसिले में चल रही है, वो 40-60 का फार्मूला है। 60 रुपए, 100 रुपए में से 60 रुपए गावी देता है बच्चों की वैक्सीन के लिए, और 40 रुपए गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से, ये दोनों का, इन दोनों को पूल करके फिर वैक्सीन खरीदी जाती है। डॉक्टर वैक्सीन में जब्बार, मेरा कॉस्ट का सवाल, इशू। डॉक्टर जब्बार, मेरा सवाल ये था कि ये मलेरिया की जो वैक्सीन आई है, मैस्कुरीन और मैट्रिक्स एम, क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और इसका कोई फायदा है? जी फायदा तो है, वैक्सीनेशन तो आपको पता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में इसका बड़ा रोल है। लेकिन हमारे ये वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर पे, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल प्राइवेट नहीं सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल पे है। हाँ अच्छा, जी। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अवेलेबल है अपना पाकिस्तान में? ये मुख्तलिफ जो अदारे हैं जिस तरह फरोज फंड्स हैं, ये जो प्राइवेट जो सेटअप्स हैं उनसे लेके लगवाई जा सकती है। ओके। अदरवाइज ये, जी जी। ओके जी जी, प्रोफेसर सलमा कुंदी, आप सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ जी, बहुत इट वाज अ फैसिनेटिंग डिस्कशन। बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत वो हुआ। मेरा एक मशवरा है, तो मैं क्या हूँ, लेकिन मैं एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ हल्की सी, कि इनके पास कमी हो गई है मैन पावर की, क्योंकि वो लोग चले गए हैं उस तरफ, डेंगी की तरफ। डेंगू की तरफ। तो हाँ जी, देयर आर सो मेनी मेडिकल कॉलेजेस जिसमें हर कॉलेज में कम से कम 500 मेडिक है, बच्चा पढ़ रहा है। तो जितने भी ये काम है आपने इरेडिकेशन के, स्क्रीनिंग के, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ले लूप में, हर एक जबरदस्त का मशवरा, कम्युनिटी, जबरदस्त आइडिया। हर एक का कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, और वो बच्चे उस स्टेज में आके पेपर भी लिखते हैं। तो आप सारे जो हैं, इरफान साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, आसिफ महमूद साहब हैं, अगर आप इन मेडिकल कॉलेजेस में आप जाके इन बच्चों को एड्रेस करें, उनको टॉपिक्स दें और उनको स्क्रीनिंग का और प्रिवेंशन की हल्की चीजें बता दें, कम से कम वो अपने गली मोहल्लों में तो कर सकेंगे ना। थैंक यू। जबरदस्त आइडिया। जी जी, अपना जी इरफान इसमें साहब। जी इसमें मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि जब तक बहुत एस्टेब्लिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स जो हैं वो किसी सेट प्लेटफॉर्म पे ना हो, वो एक तो उसका इम्पैक्टफुल आउटकम नहीं आता। दूसरा ये है कि ये बच्चे या तो फिर हमारे साथ लग जाएं, हमें पता हो ये 6 महीने साल हमारे साथ काम करेंगे, ये फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
फील्ड में जाना है, काम करना है, सर्वेलेंस एक्टिविटी जो है ये ऑनलाइन नहीं है या रिमोट कंट्रोल नहीं है, यू हैव टू विजिट फिजिकली द हाउसेस टू डू द सर्वेलेंस। थर्ड जो है कि वो ये बड़ा रैपिड चेंज ओवर बड़ा होता है कि फिर वो सिस्टम की रिलायबिलिटी नहीं रहती कि अगर ऑल टुगेदर सारी क्लास ने चेंज हो जाना है 2 महीने बाद, तो वो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब यह है कि फ्रूटफुल नहीं होती। आइडिया बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। ये कंपेन्स में हमने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे कोई हम वैक्सीनेशन कंपेन कर रहे हैं तो स्टाफ नर्सेज ले ली या मेडिकल के स्टूडेंट इन्वॉल्व कर लिए। ये आइडिया सर्वेलेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं उसमें ये मेडिकल के यंग जो ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर जब्बार, ये मेरा आपका एक आखिरी प्रोग्राम था, 12वां फैक्टर था जो आपने बताया नहीं, अवेयरनेस का। अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अवेयरनेस में कल भी परसों भी डिस्कस हमने किया था कि एक तो डॉक्टर इरफान से भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि ये जो आपका गाइडलाइन, नई ट्रीटमेंट गाइडलाइन है और नेशनल गाइडलाइन है, ये हमारे फिजिशियन को या जैसे प्रोफेसर सलमा ने कहा है कि कम से कम स्टूडेंट लेवल पे इनको पढ़ाया जाए और किया जाए। उसके लिए जैसे कम्युनिटी विजिट्स हैं या इस तरह की है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा मानना ये है कि असल में मेरे पास क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, प्रैक्टिकली तो हम 2 बंदे पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, पूरे पंजाब को। मेरे मुकाबले में आप देखें केपी के, बलोचिस्तान और एजे के में हमारे हमसे तकरीबन कोई 10 टाइम ज्यादा HR है डिपार्टमेंट्स में। हमारी ये बदकिस्मती है कि मलेरिया और जितने भी हमारी ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न के जितने भी इश्यूज हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है। अगर टाइम अलाउ करे तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाके कम से कम फोर्थ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एक दिन उनके साथ गुजारूं और उनको इनकरेज करूं कि भाई आप पब्लिक हेल्थ में आ जाएं, आप मेरे दस्तों बाजू बन जाएं। आपको पार्टनर भी ले लेंगे लेकिन आपको 5-10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा, अपने आप को पब्लिक हेल्थ में आपको आप अपना लोहा बनवाना पड़ेगा और आपको बेहतरीन कैरियर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा डोनर, बहुत बड़ा पार्टनर जो है वो हमारे साथ काम करता है। और जो लोग ग्रास रूट लेवल पे चीजें सीख के ऊपर आते हैं वो उनको ले लेते हैं, वो उनको लेने में, उनको आप अडेप्ट करने में या उनको जॉब देने में और उनकी सलाहियतों से फायदा उठाने में उन्हें कोई जरा नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमन सोर्स की है, टाइम की कंस्ट्रेंट है। क्योंकि एक ही वक्त में मैं मलेरिया कंट्रोल या तकरीबन 42 डिजीजेज का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सिर्फ डेंगू या मलेरिया का डायरेक्टर नहीं हूँ। मुझे कई दफा खुद समझ नहीं आती कि मैं वीकेंड पे बैठ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट देख रहा होता हूँ, बहुत सारा डाटा आ रहा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही होती है। एक तरफ मेरे पास इन्फॉर्मेशन NIH से आ रही होती है, दूसरी मेरी डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उन सबको मैंने टैकल करके उनको अलग-अलग एड्रेस करना होता है। कई दफा मेरा वीकेंड इन्हीं कामों में गुजर जाता है। तो अगर हमारे पास ह्यूमन सोर्स बहुत अच्छा बन जाए तो उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करके उन सबको अपने अलायंस बना सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, नहीं, डॉक्टर फौजिया ने, प्रोफेसर सायरा अफजल आपकी लीडर है माशाल्लाह, बहुत एनर्जेटिक लीडर है। डॉक्टर फौजिया ने एक बड़ा अच्छा, रब्बानी ने एक मशवरा दिया है कि पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट हैं फ्राम IPH को क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, कि हर साल 20 स्टूडेंट्स पास होते हैं और इसको मेरे ख्याल प्रोफेसर सायरा अफजल कैन टेक, आई थिंक। मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आपके जो पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी के जो बच्चे आपके पास बच्चे बच्चियां आते हैं, हाँ मैंने हाँ। वॉलंटियर किया है कि मैं उनके साथ साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 या 6 दिन जरूर गुजारूं, उनको कोई डीप इंसाइट दें कि बेटा आपने प्रैक्टिकली जाके फील्ड में करना क्या है। तो मैडम ने कमिट किया है, मैडम ने कहा कि जी मेरे ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, मैं इंशाल्लाह आपको इन्वॉल्व करूंगी। मैंने कहा कि मैम आप मुझे अपना शेड्यूल, अपनी चीजें जो है मुझे बता दें जिन दिनों क्लास जो है होती है, तो बीच में हम भी अपना कोई इल्म फजीलत की बात कोई कर लेंगे बीच में कि मतलब शायद हम भी उनको कुछ थोड़ा बहुत जी बता डॉक्टर सके फायदा कि रब्बानी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, IPH के इस टेक्नोलॉजीज के बारे में? डॉक्टर फायदा रब्बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहली चीज तो ये कि मुझे इतनी खुशी हो रही है सारे कोलीग्स को देखे। एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग एट IPH एनीमोर। आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टाफ कॉलेज राइट नाउ। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट एंड एन एक्स एम्प्लॉय फ्रॉम IPH, क्योंकि पैरामेडिकल सेक्शन जो था इसको देख रही थी मैं और आसिफ साहब मिल के, हम लोगों को तो इतना मैं आपको श्योरिटी देती हूँ
कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को मिली हुई है और बच्चे विलिंग भी हैं और वो अक्सर पूछते भी रहते हैं। लेकिन अगर इदारे की जानिब से उन बच्चों को एंगेज किया जाएगा तो आई एम श्योर बहुत से जो है ना स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे अपनी वर्क फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वो बच्चे विलिंग टू लर्न भी हैं। और पिछले 2 4 5 साल के तो बैचेस ऐसे हैं कि जिनका डेटा हर चीज हमारे पास अवेलेबल भी है। जो ही हम उन बच्चों को टैप करेंगे बहुत से बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ही काम करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपको पता है कि जो एक चीज की रिक्वायरमेंट है वो यही होता है कि उनको ये होता है कि मैडम इसके लिए हमें गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करेगी। तो ये इन चीजों को अगर लुक आफ्टर कर लें, थोड़ी सी लॉजिस्टिक उनकी सपोर्ट को, तो हमारी एक बहुत अच्छी जो है वर्कफोर्स यहीं से तैयार हो सकती है। और वो कहीं और से भी हमें देखने की जरूरत नहीं। तमाम जो कॉलेजेस जिनको अलाउड है पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट को ट्रेन करना, इवन लाहौर में बहुत से इसके अलावा आईपीएच के अलावा भी दूसरे हैं जहाँ पे हो रही है ट्रेनिंग बच्चों की, तो हम उनको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी तो यही इसमें आसिफ सजेशन है, साहब बाकी आप लोगों ने जी जी लेना है। आसिफ साहब थैंक से यू। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर उनका हमें डाटा मिल जाए कि वो बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं, यानी एक तो होता है ना उन्हें यहाँ से अच्छा, अपनी जो भी है। ये जब्बार साहब आपको प्रोफेसर सायरा ही हेल्प कर सकती हैं क्योंकि वो डीन है और जी आज जी वो ज्वाइन नहीं कर सकी, पता नहीं उसकी कोई ऑनलाइन इशू है। तो ये बड़ा अच्छा है, आप नोट कर लें। और डॉक्टर अरफान साहब आप भी इसको नोट कर लें कि ये एक अच्छी फोर्स है जिसको अगर आप लॉजिस्टिक वगैरह अप्लाई कर दें थोड़ा सा और हल्का सा वो टीएडीए वगैरह कर लें तो अच्छी फोर्स आपको मिल सकती है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुलाजिम भाई और तमाम पार्टिसिपेंट्स को, खासकर डॉक्टर सर आई सलमा थिंक कुंजी मैं को। मेरा कोई जूम से आउट हो गया था या लिंक खत्म हो गया था, मुझे सही आइडिया नहीं कहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन आप जी लोगों ने जी, सुनी। अपना मैं तो अपनी पहले अपना आसिफ, वी आर कंक्लूडिंग द सेशन, आपके जी सवाल जवाब करते हैं थोड़ा सा। जी ठीक हो अपना जी जी कैसर सजाद। जी मैं चूंकि बहुत लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मैं सिर्फ अभी गुफ्तगू से पता चला है कि जब्बार साहब हैज न्यू ट्रीटमेंट गाइडलाइन। तो अगर वो गाइडलाइन हमें मिल जाए तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू हम अपने तमाम जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं और तमाम ऐसे लोग हम उसको दे सकते हैं। एटलीस्ट ये जो जीपीज हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इनका सहारा बन सकते हैं इसको आगे इम्प्लीमेंट करने के में और इसको स्प्रेड करने में। सेकेंडली, मेरा एक इससे हट के एक सवाल है जब्बार साहब से, मैं एडवांटेज लेना चाहता हूं कि मिजल्स का वैक्सीन बड़ों के लिए अवेलेबल है कि नहीं, मिजल्स के लिए जो मीजल का सर मैं थैंक यू वेरी मच सर। मीजल जो वैक्सीन है ये हम दो दो टाइम पे लगाते हैं और छोटे बच्चों को लगाते हैं। वन एट द एज ऑफ 9 मंथ, सेकंड जो डोज है वो एट द एज ऑफ 15 मंथ, यानी बच्चा जब 15 मंथ का हो जाता है उसको देते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि वैक्सीन जो है ये को पार्टनरशिप पे आती है पाकिस्तान में, को फाइनेंसिंग में आती है वैक्सीन। बड़ों के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वैक्सीन जो है वो ज्यादातर इंडिया से या बाहर से मंगवाई जाती है। थोड़ी सी सर वैक्सीन नहीं इतनी महंगी जितनी उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसकी स्टोरेज कास्ट और हैंडलिंग कास्ट है। तो गावी का जो मैंडेट है वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन देते हैं, डोनेशन देते हैं। उनकी नजर में बच्चे जो 5 ईयर से कम है या खवातीन है वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है। बाकी कंट्रीज में जिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जिनमें वो डोनेशन देते हैं, ये वैक्सीन जो है अडल्ट के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हमारे पाकिस्तान के जो पंजाब के शेड्यूल में नहीं है। बहरहाल 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये फ्री ऑफ कास्ट हमारे आउटलेट्स पे लगाई जाती है। अच्छा, एक्चुअली मैं तो बेसिकली ईएनटी सर्जन हूँ। मुझे कुछ हफ्ते से कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया एज ए पीएमए एक्टिविस्ट कि ये जो बड़ों को लगाई जाती है चिकन पॉक्स के, मिजल्स के और चिकन पॉक्स के भी वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि जी ये जो हमारा ईपीआई प्रोग्राम है उसमें तो लगता है बच्चों को, मुझे ये पता है। बड़ों को चिकन पॉक्स के या मिजल्स के ये वैक्सीन लगते हैं इसका मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि चिकन पॉक्स का भी बता दीजिए कि क्या यहाँ पर लगता है या मिजल्स के बड़ों के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। चिकन पॉक्स के लिए पहले गवर्नमेंट कुछ थोड़ी सी वैक्सीन मंगवाते थी, जहाँ पे जो हाई एरियाज हैं जहाँ पे केस लोड ज्यादा होता था वहां पे हम बहुत थोड़ी सी वैक्सीन जो है ना देते थे। इस दफा 50,000 डोज के लिए हमें 3 दफा हमने टेंडर किया
तीनों दफा कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा टेंडर है उनके लिहाज से, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेंडरिंग जो होती है उसमें वो देखते हैं कि कम से कम इससे कम अगर आप ऑर्डर देंगे तो हम वैक्सीन आपको शायद ना दे सकें, क्योंकि उसके वैक्सीन की जो कास्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, क्लीनिंग और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, स्टोरेज कास्ट है, वो उसकी असल कास्ट से भी ज्यादा है। इसलिए कोई भी बंदा जो है ना, उसने उस टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो टेंडर ड्राई गया है। भी मेरी कोशिश है कि अगर गवर्नमेंट ने मुझे कोई टॉप अप के तौर पे थोड़ी सी फंडिंग दे दी तो मेरा केस तैयार है। हो सकता है कि मैं उसे 75,000 या 1 लाख डोज लेने में कामयाब हो जाऊं। जो ही मुझे फंड्स की श्योरिटी आ गई तो वैक्सीन में वो लेने में कामयाब हो गया। तो ये फिर एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे केस लोड ज्यादा है, किन इलाकों में वैक्सीन देनी जरूरी है। फिर वो हम साल के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी जो है शेल्फ लाइफ वो 2 साल से कम होती है, 1.5 साल होती है, फिर हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लग जाए। अच्छा, और ये तो फिर आपकी पंजाब के लिए आप बात कर रहे हैं ना कि कहीं पर भी यूटिलाइज हो सकता है। तो क्या आपके तवज्जुह से अगर आप रिकमेंड करें कि ऑल ओवर पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट अगर इसको प्रोक्योर करे और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए अगर लिया जाए तो क्या सर बड़ा। हाँ जी जी बोले। सर ये मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें लिमिटेशंस होती हैं एज की। इतनी एज के लोगों को लगानी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कास्ट है, इतनी फंड्स एलोकेट हुए हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। उसमें मेरी, आपकी या किसी फोरम की रिक्वेस्ट पे आज तक कोई चीज नहीं हुई। ये जरूर होती है कि जैसे टाइफाइड वैक्सीन, मैं इस लिहाज से लकी हूँ कि मेरी सर्विस में, जब मैं सर्विस में आया तो उन दिनों 6 से 7 वैक्सीन थी, 7 बीमारियों के खिलाफ थी। अभी 13 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन जो है ना वो लग रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि मैं, मेरा क्योंकि सर्विस बहुत ज्यादा मेरी डीजी ऑफिस में गुजरी है, ईपीआई में गुजरी है, तो मेरे टेन्योर में मैक्सिमम वैक्सीन जो है न्यू वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है। इरफान साहब इसको सेकंड करेंगे। तो बड़ों के लिए वैक्सीन का हमारे पास ऐसा सच कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी लेवल पे अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं पे लॉन्च करती है या उसकी फंडिंग या उसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो फिर शायद ले लें, क्योंकि वैक्सीन बहुत महंगी कास्ट है। देख रहे हैं कि ये हो सकता है 1,000 का टीका हो, जब ये बाहर से हम बुक करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इसके लिए ह्यूमन सोर्स रखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो वही जो 1,000 का टीका है वो हमें तकरीबन 10,000 में लगता है। जब टीका अल्टीमेटली जब रिसीविंग एंड पे जाता है तो उसकी कास्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए कैसर साहब, ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पे भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका ऐसा फायदा नहीं होगा जब तक कोई प्रोग्राम जो है ना ऐसा नहीं खड़ा किया जाता जो अडल्ट वैक्सीनेशन। थैंक रही यू बात डॉक्टर ये ठीक है। थैंक यू डॉक्टर जब्बार। थैंक यू वेरी जैसे मच। आप बहुत कंक्लूड शुक्रिया। करने लगे हैं, डॉक्टर आसिफ आप अपना एक मैसेज दे दें, क्योंकि आप का डिस्कनेक्ट हो गया था। आप एक मैसेज दे दें, एक अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वेक्टर कंट्रोल के ऊपर, और उसकी जो डोज की, जो प्रोफाइलेक्टिक डोज और प्रीमा, एक मैसेज दे दें 2 मिनट के अंदर आप। मेरा पहले तो माजरत कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब इसका टाइम पूरा हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया। तो बहरहाल अच्छा, मैं तो अपने लैब करता गया प्रेजेंटेशन, एंड पे मैंने देखा तो वो डिस्कनेक्टेड मैंने था। 15 मिनट तो से आप मैसेज मेरा डिस्कनेक्ट, यही है। अच्छा, बस वो आप फिर मुझे नहीं पंद्रह पता मिनट चला। से डिस्कनेक्ट थे। अच्छा, आप मैसेज दे दें। मेरा जनरल मैसेज यही है कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में और डेंगू बाइट से प्रिवेंट करना है। तो अगर तो आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं तो आपके घर के अंदर, आपके सराउंडिंग में जहाँ भी वाटर बॉडीज कलेक्ट हो रही हैं, तो आपने पहले तो कम्युनिटी एफर्ट के साथ उसको वहाँ से पानी की स्टेगनेशन को एस्टेब्लिश नहीं होने देना। अपने तौर पे कम्युनिटी टीम्स बनाने को रिमूव कराने की एफर्ट्स करनी है। और सेकंड, जो अगर आपके घर के अंदर चीजें हैं या आपके ऑफिस में हैं, तो वहां पे आपने इंश्योर करना है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने अपने ऑफिस को, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। जितना अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने घर को, अपने माहौल को, उतना ही आप मस्कीटो की बाइट से और दूसरी बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। और जितना हम इसमें इग्नोर करेंगे चीजों को, उतनी ही ज्यादा जो है ना डिजीजेस हमें होंगी। तो पर्सनल जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रिवेंशन के लिए, इरफान, आप दूसरी तरफ मैसेज दें मस्कीटो अपना बाइट्स के एक। लिए जिस हद तक पॉसिबल है आप मस्कीटो। जी डॉक्टर इरफान साहब, आप जाते हुए एक मैसेज दें, क्या कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर डॉक्टर इरफान? मैसेज इस यही है कि सर एक्चुअली जो हमारा डिजीज है उसकी जो लिंकेज है पब्लिक हेल्थ साइड के, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं
विद द क्लिनिकल साइड, उसकी जो अंदर जो गैप्स हैं अगर उनको टाइमली एड्रेस कर लिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारी क्लिनिकल केस मैनेजमेंट गाइडलाइन जो नेशनल लेवल पे अगले हफ्ते रिवाइज होने जा रही हैं, अगर उसका सीपीएसपी, मेडिकल फोरम, आप जैसे फोरम और क्लिनिकल फोरम उनके थ्रू ग्रास रूट लेवल तक इम्पार्ट हों और इम्प्लीमेंट हों तो ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द Jazakallah. Dr. Jabbar, thank you very much. Give the message in 1 minute to the community of Pakistan. मेरा सर यही कहना है कि हम ये ना देखें कि कोई आके हमें बताने आएगा। सब लोग एजुकेटेड हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। हम अपनी कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करें कि भाई ये आपका, ये हमारा मतलब नहीं, हम ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये आपका मैंडेट होना चाहिए कि आपने अपने आप को किस तरह बीमारियों से बचाना है। जो टीमें मेरी आती हैं आपके पास घर घर, वो सिर्फ आपको रीइंफोर्स या इन्फॉर्म करने आते हैं कि आप इन इन चीजों से इस तरह बच सकते हैं। आप उस मैसेज को टेक अप कीजिए, उनके साथ तावन कीजिए और अपने आप को बीमारियों से बचाइए। थैंक यू। Jazakallah. Over to Professor Sarma Kuddi to conclude today's session. Thank you, Professor Mulazim Saab जी। बहुत मुझे it's an honor to listen to Dr. Irfan Ahmed Saab, Dr. Abdul Jabbar Saab and Dr. Asif Mahmood Saab. आप लोगों ने time दिया, we are very very grateful. All everybody from the forum of PMA, which is Pakistan Medical Association, Pakistan Physiological Society, South Asian Society of Physiologists, and the Pakistan Pathological Association. तो ये बात है कि मैं आपसे ये दरखास्त करूंगी कि एक अलहदा वेबिनार हम अरेंज करना चाहेंगे जिसमें डॉक्टर आसिफ महमूद आप हमें 1 घंटे का लेक्चर देंगे जो हम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेज देंगे, जिसमें आपने बताना है कि हर मेडिकल कॉलेज की विसिनिटी में 5 मील या 10 मील के रेडियस में जहां भी पानी के जोहड़ हैं, जो कि ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके ऊपर हम कौन सा स्प्रे करें, और ये स्प्रे क्या हुकूमत हमें दे सकती है। एवरी मेडिकल कॉलेज विल चिप इन ओवर देयर एंड दे विल हेल्प यू। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब से मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि जी मैं डॉक्टर सलमा मेंबर हूँ निटाक की, विच इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। उसमें जी हमने बहुत दफा कोशिश की है कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट HPV वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो हमें मिल जाए, और इस साल इंशाल्लाह सुना है पाकिस्तान में आ रही है। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी फिक्र है कि even people who want to buy the medicines are not available, the things are not available। जिस तरह अभी मीजल का वैक्सीन आप कह रहे हैं मार्केट में, मुझे नहीं पता अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की तो अवेलेबल नहीं है। हमारा चूंकि मेडिकल कॉलेज है, यंग लड़कियों का है, मैं चाह रही थी उनको कम से कम ये वैक्सीन मिल जाए, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का अवेलेबल नहीं है। वो जब आएगा, इंट्रोड्यूस होगा EPI में, तो ऑब्वियसली वो छोटी बच्चियों के लिए होगा, तो एक बहुत बड़ा चंक हमसे मिस हो जाएगा। इसके ऊपर डॉक्टर जब्बार साहब इसमें एक हमने इसमें बैठ इसमें के, इसमें मैम इसमें मैं क्विकली अगर आप इजाजत दें तो रिस्पॉन्स कर दूं। हाँ इसमें जी इसकी बिल्कुल, इसमें जो बेसिक इसका डॉक्यूमेंट या इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका मैं हिस्सा था जिन दिनों मैं वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर था। मुझे फिर बाद में गवर्नमेंट ने प्रमोट करके कहीं दूसरी जगह पे साइन दे दी, कोई असाइनमेंट दे दी। जो HPV वैक्सीन है, इट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एज ए होल, लेकिन ये होगी 9 से 13 साल तक की बच्चियों के लिए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हिकअप्स हैं, वो बड़ा लंबा चैप्टर है, वो फिर किसी और लेवल पे किसी और जगह पे कहीं बातचीत होगी। लेकिन ये इट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन रीसेंट फ्यूचर इंशाल्लाह। इट जी वुड तो बी वही तो कह अवेलेबल रही फ्री हूँ ऑफ ना, कास्ट। यही अर्ज कर इट रही वुड बी हूँ अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट। इंशाल्लाह। जी लेकिन 13 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मसला हो गया है ना, क्योंकि वो बाजार में भी अवेलेबल नहीं है। हम कह मैम, रहे थे वो हम अपने जो जो रिसर्च में हमें रात मैम, को, सॉरी मैम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो डोनर हमें मेजर सपोर्ट देता है, डोनर ने अगर 100% हमें वैक्सीन देनी है तो उन्होंने लिमिट लगा दिया कि आप 13 साल 1 दिन की बच्ची को नहीं लगाएंगे। 9 से 13 साल तक की बच्ची है, जो उनसे कमिटमेंट होती है मैम, हम उससे बाहर नहीं जाते, डाटा वो देखते हैं। अदरवाइज वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि 100% उनकी आनी है सपोर्ट। उन्होंने सारी स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल जो प्लानिंग के लिए जो कुछ फंड्स हैं, अगर गैवी ने दिए तो उन्होंने लिमिट लगा दी है कि आप 9 से 13 साल तक की बच्चियों को लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, बाकी आप अपने रिसोर्सेज से बंदोबस्त करें। हाँ ठीक है, ये गैबी कमिटमेंट भी हुई थी। ठीक कह रहा है, उन्होंने हमारा ठेका तो नहीं लिया।
जी मैं जी सिर्फ बिल्कुल, ये ये हमारी कर बच्चियां रही हैं, हूँ ये कि हमारे बच्चे हैं, कावी के माशाल्लाह, बच्चे नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं इसके इसमें डॉक्टर ऊपर साहब एक मैं कहना आइडिया, चाहूँगा कि चूंकि IPH इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है कि पॉलिसी डायलॉग्स एक्सपर्ट्स का हम करते हैं, तो हमने इसमें सर्वाइवल कैंसर पे भी पॉलिसी डायलॉग किया है गवर्नमेंट के लिए। एक्सपर्टीज जो भी हमारे प्रोफेसर थे रेलिवेंट फील्ड के और प्रोग्राम थे, उनको हमने कॉल करके यहाँ पॉलिसी डायलॉग किया है। और उसकी रिकमेंडेशन जो हैं, जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल एल्डर्स के लिए भी हमने गवर्नमेंट को सेंड की हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो भी डोनर एजेंसीज के साथ डिसाइड करेगी वो तो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन एक्सपर्टीज की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक है डॉक्टर सायरा अफजल की सुपरविजन में डायलॉग्स हम हर फ्राइडे को एक प्रायोरिटी डिजीज पे करते हैं। तो इसमें ये वाले सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भी डायलॉग हुए और उसकी जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को सेंड हो चुकी हैं एक्सपर्टीज के कोलैबोरेशन के साथ। मे बी गवर्नमेंट उस पर सून कोई प्रॉपर डिसीजन ले। थैंक यू। ठीक है जी। आसिफ साहब एंड अब्दुल जब्बार साहब, आपकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस आप भेज रहे हैं, वैसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि हम बाकी मुल्कों से ये सारी ड्रग्स और मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, हम माशाल्लाह 5th जनरेशन वॉरफेयर में तकड़े हैं, हम अपनी मेडिसिन खुद क्यों नहीं बना लेते? इसके मैं ऊपर आप जैसे थिंक टैंक्स ने थोड़ा सा वर्क करना है और हुकूमत को लूप में लेना है। जी ओके, थैंक यू। एंड डॉक्टर थैंक इरफान यू। अहमद साहब, आपके लिए ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो भी आएंगे एक दूसरे वेबिनार में आप हमें ये भेजेंगे, हम अपने सब जीपीज में, सब मेडिक्स में और उस शहर के डॉक्टरों में वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज द लिटिल दैट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री। Thank you so much for Thank you. being here today and expanding our horizons. And let's join hand कि हम पाकिस्तान को disease free करें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। So much. Thank And you so much once again. And I will request all the participants to leave your emails so that we can send today's CME certificate to all. And Dr. Asif, आपका रह गया, हमें हम will take you on the webinar once again when you are in Lahore. मुझे पता है आप लाहौर से आउट हैं, तो हमें फिर आपको हम अरेंज करेंगे स्पेशल, विल टेक योर लेक्चर एंड विल डिस्ट्रीब्यूट टू आवर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से डॉक्टर इरफान, आपके भी थोड़ा सा मिसकनेक्ट रहा, और जब्बार साहब माशाल्लाह आपका बेहतर फलबदी जो लेक्चर था बेहतर था, बट विल बी कंटिन्यू विद यू फॉर द टीचिंग पर्पस एंड फॉर इंफॉर्मेशन ऑल दीज गाइडलाइन टू अवर यंगेस्ट। और जैसे कैसा सजाद ने कहा है कि आप बताएं ये पीएमए आपके लिए इतनी खिदमत करता है, तो आप पीएमए के दें कि पीएमए इंशाल्लाह आपके लिए वो गाइडलाइन जो है जनरल प्रैक्टिशनर को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, और जो आप 3 माह का सर्टिफिकेट कराना चाहते हैं उसमें भी पीएमए आपसे पूरा कोऑपरेट करें इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट वीक। हिफ्ज़ व अमान में रहें सारे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। Thank थैंक यू, खुदा हाफिज। Thank you.